नमस्कार। डाउन सिंड्रोम या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और उन बच्चों के एजुकेशन के बारे में यह दूसरा वीडियो है हमारा। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और आप इस विषय पर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपके लिए मैं यहाँ ऊपर भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी वह नीचे लिंक रहेगा। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। उसे देखेंगे तो हम इस वीडियो का रेलेवेंस ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा यह वीडियो। इस वीडियो का पर्पस है बेंचमार्क डिसेबिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। हम कहने का मतलब अथॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैसे मेजर करती हैं, कैसे सर्टिफाई किया जाता है डायग्नोस करके, इसके विषय में सारी जानकारी हम यहाँ पर इस वीडियो में साझा करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इसके विषय में हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है। ब्रीफली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उस कंडीशन को डिफाइन करते हैं जिसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सिवियर लिमिटेशन of two things, two parameters are extremely important. One is intellectual functioning, जिसमें कि मैथमेटिक्स स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं, इनमें सिवियर लिमिटेशन का होना। दूसरा, अडेप्टिव बिहेवियर में सिवियर लिमिटेशन का होना। इन दोनों कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिटेल में अगर आप आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो ऊपर इसका लिंक हम अभी फ्लैश कर रहे हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इन दोनों पैरामीटर्स में जो सिवियर लिमिटेशन है, ये कैसे स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एज लॉन्ग एज मेजरमेंट जो स्केल्स हैं उसके ऊपर इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए इन दो प्रोसेस का होना ज़रूरी है, जिसको कि जो और वो इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटररिलेटेड है। एक होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग में इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन जिसमें जो ये कंफर्म करती हैं या ये जो डाउट क्रिएट करती हैं कि इस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, उसको फाइंड आउट करना। और एक बार जब ये सामने आ जाता है तो फिर उस बच्चे को फर्दर डायग्नोसिस में उसको कंफर्म करने के लिए उसके डायग्नोसिस को करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए स्क्रीन कौन करते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए स्क्रीनिंग अथॉरिटी कौन सी है? स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और जैसे डाउन सिंड्रोम है, अगर तो बचपन से ही पता होता है। पेडिट्रिशियन इज द फर्स्ट पेडिट्रिशियन इज द फर्स्ट रिसोर्स जो आपको स्क्रीन करते हैं, उनको बताते हैं कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। अब इसका ग्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इसको मेजर करने के लिए डायग्नोसिस करना होता है और उसके लिए एक डिटेल्ड असेसमेंट के लिए जो पेडिट्रिशियन है स्क्रीन करके उस बच्चे को रिफ़र करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, रिफ़र करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दोनों में से कोई भी स्पेशलिस्ट इसको करने के लिए कैपेबल हैं। और जब बच्चे को उनके पास रेफ़र किया जाता है तो एक VSMS करके टेस्ट होता है। VSMS टेस्ट
अडेप्टिव फंक्शन का टेस्ट होता है और दूसरा आईक्यू टेस्ट होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेजर करने के लिए जो आईक्यू स्केल है, जो आईक्यू टेस्ट यूज किया जाता है वो BKT टेस्ट है या फिर MISIC टेस्ट है। मेजरली इनको मेजर करने के बाद जो स्केल डिफाइन किया गया है वो VSMS के ऊपर होता है, क्योंकि आईक्यू टेस्ट के मार्क्स को इस स्केल के मेजरमेंट में बाद में नहीं रखा जाता है। VSMS स्केल की जो ये मेजरमेंट है, इसका स्लाइड अभी आपके स्क्रीन पे भी आएगा। इसको 5 कैटेगरी में इसको डिफाइन किया गया है और ये कैटेगरी है प्रोफाउंड डिसेबिलिटी से लेकर करके बॉर्डर लाइन डिसेबिलिटी तक। VSMS का स्कोर अगर 0 से 20 के बीच में है, 0 से 20 के बीच में है, तो इट इज़ 100% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसको कहते हैं और ये प्रोफाउंड डिसेबिलिटी इसको कहा जाता है। 21 से 35 के बीच में अगर ये स्कोर है तो ये 90% ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसको माना जाता है और इसको टर्म दिया जाता है सीवियर डिसेबिलिटी का। 36 से 54 के बीच में अगर स्कोर है तो ये 75% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्कोर है 75% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का और इसे मॉडरेट डिसेबिलिटी कहा जाता है। 56 से 69 के बीच में VSMS स्कोर है तो ये 50% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्कोर माना जाता है और इसे माइल्ड डिसेबिलिटी कहा जाता है। और अगर VSMS स्कोर 70 से 84 के बीच में है, then it is 25% intellectual disability. This is a borderline disability. Unfortunately, ये जो borderline intellectual disability है, इनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40% की डिसेबिलिटी का होना ज़रूरी है। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर से फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। सर्टिफिकेट्स, मेरे विचार से सर्टिफिकेट्स देना चाहिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, पर अभी जो वर्तमान में जो पॉलिसीज हैं उनमें इनको नहीं मिलेगा। और चूंकि 40% एंड अबव की डिसेबिलिटी अगर होती है तो फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी VSMS स्कोर 50% एंड अबव जो होगा उसको ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा जो अगला वीडियो है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के ऊपर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें और क्या एजुकेशन में बेनिफिट्स मिलते हैं उसके ऊपर है, इसलिए इस सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब ये जो सर्टिफिकेट बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मिलेगा या ये जो सर्टिफिकेशन होता है इसका ड्यूरेशन क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये 1 साल के एज से ही ये सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं, लेकिन हर 5 साल के अंदर में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। जो 1 साल से 5 साल के बीच का अगर बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसका जो डायग्नोसिस है उस डायग्नोसिस का सर्टिफिकेट को ग्लोबल डेवलपमेंट डिले का सर्टिफिकेशन मिलता है। ग्रेटर देन 5 इयर्स का डायग्नोसिस है तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है, टेम्पररी सर्टिफिकेट जो है लेस देन 5 इयर्स का होता है और इसकी वैलिडिटी भी 3 साल से 5 साल के बीच की होती है, whichever is early, whichever comes early, जो भी है। अब अगर ग्रेटर देन 5 इयर्स का बच्चा है और उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर उसको एवरी 5 इयर्स 10 साल के एज पे फिर उसको रिन्यू करवाना होता है। उस समय फिर से ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मेजर किया जाता है, अगर इम्प्रूवमेंट है या डिटोरिएशन है, जो कुछ भी है वो देखा जाता है और फिर एक बार
18 साल के एज में इसको फिर से रिपीट करना ज़रूरी होता है। वंस एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाता है और उस समय अगर उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी मान ली उसको फिर से आता है और उसका सर्टिफिकेट मिलता है, देन दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट रिमेन्स वैलिड फॉर द एंटायर लाइफ। सो ये एक बड़ी चीज़ है जिसके विषय में हमें जानना चाहिए। और जो ये सर्टिफाई कौन करते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोविजन है, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, चीफ मेडिकल सर्जन होते हैं और या फिर सिविल सर्जन होते हैं। और उस बोर्ड के अंदर में डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स होते हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकियाट्रिस्ट होते हैं। इन सबों के साथ ये सारा असेसमेंट होता है, एक पूरा प्रोसेस है। और उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या तो सर्टिफाई किया जाता है या डिसर्टिफाई किया जाता है। यहाँ पर एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी उसको बोला जाता है। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इसके विषय में भी हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपके लिए वीडियो दिया जा रहा है और हम उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी देंगे। आप चाहें अगर उसके विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाकर करके ज़रूर देखें। अब जो इसकी स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को भी हो सकता है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को होना ज़रूरी नहीं है, तो इसकी जो पहली स्क्रीनिंग होती है वो स्कूल में ही होती है, स्पेशली 8 ईयर्स। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में स्टार्टिंग फ्रॉम हिज लाइफ 1 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक का कभी भी वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, फर्स्ट स्क्रीनिंग जब वो 8 साल का होता है या क्लास 3rd में होता है, उस समय क्लास टीचर्स करते हैं, स्कूल में ये स्क्रीनिंग की जाती है। और जब उस स्क्रीनिंग के दौरान 3 या ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा फ्रीक्वेंटली वाले कॉलम में वो लिखता है। उस टेस्ट में जो एक कॉलम होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंटली का कॉलम होता है, उसमें 3 से अधिक का क्वेश्चन का आंसर आता है, तो उस बच्चे को स्क्रीन माना जाता है। जो क्लास टीचर है वो प्रिंसिपल को नोटिफाई करती हैं, प्रिंसिपल पेरेंट्स से मिलकर के काउंसलिंग करते हैं, उस बच्चे के एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का क्या मोटिवेशन है उसको जानते हैं और फिर उसको रेफर कर दिया जाता है फॉर फाइनल डायग्नोसिस। अब फॉर फाइनल डायग्नोसिस SLD के लिए उसको फर्दर किया जाता है। ये जो डायग्नोसिस है ये एक टीम अप्रोच होती है, जिसमें पेडियाट्रिशियन होते हैं, चाइल्ड या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और इस असेसमेंट को रन करने के लिए सबसे पहले पेडियाट्रिशियन इसका बच्चे का डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मेनली वो विजन और हियरिंग एड्स को देखते हैं कि कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो लर्निंग डिसेबिलिटी का आना स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद पेडियाट्रिशियन उसके बाद चाइल्ड या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उसको रेफर करती हैं, जो उनका IQ असेसमेंट टेस्ट करती हैं। इसमें चूँकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसमें बिहेवियरल टेस्ट BSMS टेस्ट नहीं अप्लाई किया जाता है। इसमें जो IQ टेस्ट अप्लाई किया जाता है वो MISIC और WISC3, ये 2 स्केल्स हैं, जो ये टेस्ट पैटर्न्स हैं जिसको इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये जो पूरा टेस्ट का पैटर्न है, ये निम्हांस जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके निम्हांस बैटरी टेस्ट इसको बोलते हैं, टू असेस लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, चूँकि ये बच्चा 8 साल के अंदर के बाद ही डायग्नोज हो पाता है, तो इसकी वैलिडिटी फर्स्ट 8 ईयर्स है। उसके बाद
14 ईयर्स का जब एज होता है तब उसको रिपीट असेसमेंट करना होता है, और फिर 18 ईयर्स के एज में इसका एक रिपीट असेसमेंट होता है। अगर इन दोनों में बच्चे को 18 ईयर्स के बाद भी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी निकलती है, वो सर्टिफिकेट उसका लाइफ टाइम की वैलिडिटी हो जाती है। सेम काइंड ऑफ एन बोर्ड है जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है, वो इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं या सिविल सर्जन होते हैं, जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो या जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली पेडिट्रिशियन या पेडिट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट उस बोर्ड में होते हैं स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एडुकेटर और टीचर का उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बोर्ड का ढांचा कुछ इस तरीके का है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बोर्ड से। अब इसके बाद जो प्रैक्टिकली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ यह भी होता है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कि कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, उस बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। उसी तरीके से अगर फिजिकल एंड मोटर डिसेबिलिटी है तो डीफ एंड ब्लाइंड दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो का या इस सीरीज़ का मकसद मोटर और फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में नहीं है, ये पूरे तरीके से स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में है। तो हम अपना फोकस वहीं पर रखेंगे। जब ये मल्टीपल डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए फिर एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर अब जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जो बोर्ड है या उसका जो प्रोसेस है, उसमें जो कुछ भी बैटरी ऑफ टेस्ट रन किया जाता है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी किया जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में जो डिसेबिलिटीज़ हैं, डिटेल में 21 डिसेबिलिटी के लिस्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगेन उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक को हम शेयर करेंगे, आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। उस 21 लिस्ट में मल्टीपल डिसेबिलिटी को रखा गया था, लेकिन सिंस यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी को ही टेस्ट करना है तो इस जगह पर 20 जो मेजर डिसेबिलिटीज हैं, जो आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज हैं, उसके लिस्ट को रखा गया है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद जो सर्टिफिकेशन के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेशन के लिए जो स्कोर मेजर किया जाता है, वो उसको मेजर करने का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप देखेंगे ये मेजर होता है इस फॉर्मूला से a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस a डिवाइडेड बाय 90। ये फॉर्मूला है जिसको अप्लाई किया जाता है, जिसमें a जो मेजर डिसेबिलिटी है वो है, b जो सेकंड डिसेबिलिटी है उसका स्कोर है, और अगर 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी हैं तो a प्लस बी, ये वाला जो फॉर्मूला है जो अभी आपके स्क्रीन पर फिर से आ रहा है, इस फॉर्मूला का जो स्कोर होता है उसको फिर से a मान लिया जाता है, और तीसरे डिसेबिलिटी के लिए इस a को फिर से वहाँ पे अप्लाई किया जाता है और b माना जाता है जो थर्ड डिसेबिलिटी है उसको। ये स्कोर जब 40% या उससे अबव होता है तब उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी का बेंचमार्क सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज ब्रॉडली हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेजर्ड, और इसका पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है। इसमें जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी जो बोर्ड है वही उसकी संरचना भी उसी तरीके की है। चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन होते हैं उस बोर्ड में,
और जो भी स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जितने भी डिसेबिलिटी के लिए, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल एडुकेटर, जो भी वो बोर्ड है वो सिमिलर रहता है। हर डिसेबिलिटी का जो बोर्ड डिफाइन किया गया है और उसको इस बोर्ड को प्रिसाइड किया जाता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर से या सिविल सर्जन से। आज के वीडियो के लिए ये इतना हम बस इसी पर ठहरेंगे थोड़ा, क्योंकि अगला वीडियो हम करेंगे इस बेंचमार्क डिसेबिलिटी के इस पूरे प्रोसेस से गुजरने से क्या फ़ायदा होता है इन बच्चों को, डाउन सिंड्रोम के बच्चों को या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को। इसके विषय में हम अगला वीडियो बनाएंगे और वो जल्दी ही हम उस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को हमारा यह काम अच्छा लग रहा है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट में लिख कर करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों का जवाब खोजने की और आपको कुछ उस विषय में जानकारी देने की। प्लीज़, अगर किसी को आप जानते हैं जिन्हें इस इंफॉर्मेशन से कुछ उनके जीवन में लाभ हो सकता है तो आप इसे प्लीज़ उसे शेयर भी करें। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड बेनिफिट्स एंड इट्स बेनिफिट्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड इट्स बेनिफिट्स। तब तक के लिए अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप उन वीडियोस को देख लें। एक सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।